हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड सलाम वालेकुम। हाय, मैं हूं मारिया खान। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये सेशन है 10th के उन बच्चों के लिए जो अपना साइंस 2 का पेपर मंडे देने वाले हैं। आप काफी नर्वस हो, राइट? पता नहीं कौन से चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आपका ये स्ट्रेस जो है वो दूर कराने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर में से, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आके गए हैं बोर्ड्स में से, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कौन से और क्वेश्चंस हैं जो आने की पॉसिबिलिटी है। हम चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आई एम एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? इफ यस, हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सबको हेल्प होने दो, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ हमारा टेक्स्ट बुक ही गीता बाइबल कुरान है हमारे लिए। जो भी आएगा वो टेक्स्ट बुक से आएगा। तो चलिए हम ना सबसे पहले टेक्स्ट बुक पे ही हिट करते हैं और सब टॉपिक बाय सब टॉपिक जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन से सेगमेंट में से कौन सा पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो यो आई गो। दिस इज आवर टेक्स्ट बुक, राइट? अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से जो फर्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, ठीक है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सारे ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोच सकते हो यहाँ पे वो आ सकते हैं, स्पेशली साइंटिस्ट और उनके काम से रिलेटेड। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? सर ग्रेगोर जोहान मेंडल। ये जरा ओल्ड एडिशन वाला टेक्स्ट बुक है, तो यहाँ पे जोहान ग्रेगोर मेंडल है, बट इन रियलिटी इट इज ग्रेगोर जोहान मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। देन सेकेंड आ सकता है कि म्यूटेशनल थ्योरी किसने दिया? तो हम जानते हैं म्यूटेशनल थ्योरी दिया है ह्यूगो दी व्रिस ने। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि पैड क्रोमोसोम्स इन ग्रासहॉपर सेल किसने ऑब्जर्व किया था? तो ये ऑब्जर्व किया था वॉल्टर सटन ने इन द ईयर 1902। वॉल्टर एंड सटन नहीं है, एंड स्ट्राइक करो, एक सिंगल नाम है, वॉल्टर सटन। ठीक है, इसके बाद में कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट फॉर वायरसेस? तो तीन साइंटिस्ट OMC, ठीक है, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्टी एंड कोलिन मैक्लियोड, ये तीन साइंटिस्ट ने। तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयर, साइंटिस्ट का नाम और उन्होंने जो किया वो काम। ऐसे एक टेबल बना लो, समराइज कर लो, आपके नोट्स में ये दिया ही होगा। ठीक है, रेफर करो, रीड करो, बी थरो विद इट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पैरा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बेसिकली डिफाइन। ठीक है, यहां से डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा एग्जैक्टली क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ना? सो द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय द डीएनए with the help of RNA is called central dogma। अब जितना पूछे ना बच्चे उतना ही लिख के आते हैं। बच्चों इससे एक स्टेप आगे बढ़ो और लिखो, इट इज परफॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। कोई स्कोप मत देना कि आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सके बाय एनी चांस। ठीक है, तो ये तो रहा सेंट्रल डॉगमा का डेफिनेशन। इसके अलावा और क्या आ सकता है? डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, डिफाइन ट्रांसलेशन, डिफाइन ट्रांसलोकेशन। मतलब जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसको 4 हिस्सों में तोड़ा। एक सेंट्रल डॉगमा, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा ट्रांसलेशन और चौथा ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो एक एक करके आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? mRNA का सिंथेसिस होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? tRNA जो है वो डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को और अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर करता है। ट्रांसलोकेशन में राइबोसोम मूव करता है ताकि अमाइनो एसिड जो है वो बॉन्ड हो सके। और कोई पॉसिबल क्वेश्चन है क्या इस सेगमेंट में से? हाँ है। क्या है? आ सकता है यहां से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी मेंशन, यहां पे आ सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो भाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में क्या आ सकता है? ये डायग्राम दिया जा सकता है और पूछेंगे आइडेंटिफाई द प्रोसेस, तो डेफिनेटली आप लिखोगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पूछेंगे कि ये जो गोला दिया है ये क्या है, तो हमने लिखना है बच्चों कि ये है न्यूक्लियस। ठीक है,
फिर पूछेंगे कि ये जो स्ट्रैंड है, ये जो बन रहा है, ये क्या है, तो ये है हमारा मैसेंजर आरएनए। फिर पूछेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बबल जैसा है, अपर स्ट्रैंड लोअर स्ट्रैंड कोई भी, ये क्या है, तो मेंशन करोगे ये है हमारा डीएनए। अब तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि विच इज द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो तब आप मेंशन करोगे अबाउट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमर यानी कि चेन, तो चेन बनने के लिए मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को बॉन्ड करके चेन बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज होता है। समझा? समझा है तो हिट ऑन द लाइक बटन। ठीक है, चलो ये तो रहा पहला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है? दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है सेकेंड डायग्राम पे, दैट इज डायग्राम 1.2। पूछेंगे कि आइडेंटिफाई, कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चल रहा है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये गोला क्या है? ऑफ कोर्स न्यूक्लियस है। इसमें से बाहर क्या आ रहा है? मैसेंजर आरएनए आ रहा है। मैसेंजर आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोडॉन। कोडॉन को कॉम्प्लीमेंट कौन करता है? कोडॉन को कॉम्प्लीमेंट करता है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन किस पे प्रेजेंट है? एंटीकोडॉन प्रेजेंट है टीआरएनए पे। टीआरएनए क्या देता है, क्या ट्रांसफर करता है? तो टीआरएनए ट्रांसफर करता है यहाँ पे अमाइनो एसिड। देखो बच्चों, पुराने टेक्स्ट बुक में लाइसिन दिया होगा, विच इज ऑफ कोर्स वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, लेकिन रीप्रिंट में रिवाइज्ड एडिशन में लाइसिन को स्ट्राइक किया है, उसके जगह अमाइनो एसिड है। अगर आपके टेक्स्ट बुक्स में यही सेम मिस्टेक्स है तो प्लीज रेक्टिफाई देम एएसएपी। ठीक है, परफेक्ट। एंड देन ये ऑमलेट जैसा जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये स्ट्रक्चर राइबोसोम है। ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम। सॉर्टेड? क्लियर? ग्रेट। इसके अलावा इस सेगमेंट में से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके अलावा इस सेगमेंट में से पूछा जा सकता है व्हाट इज अ ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, डिफाइन ट्रिपलेट कोडॉन आ सकता है। सो एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस comes out in the cytoplasm and brings a coded message. The message codes for amino acid. Each amino acid is made up of 3 nucleotides. Hence, it's called as triplet codon. ठीक है, समझा है आपको? इस सेगमेंट में से क्या क्या आ सकता है? ग्रेट। सेशन अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पे ये डायग्राम दे सकते हैं एंड पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली यहाँ पे चल रहा है म्यूटेशन। डिफाइन द प्रोसेस, तो देखो आइडेंटिफाई म्यूटेशन, डिफाइन तो एनी सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, राइट? तो म्यूटेशन का बच्चों हमें डेफिनेशन देना है यहाँ पे से। ठीक है, क्लियर है या? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, अब तक तो नहीं पूछा। यहाँ पे लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया है ऑफ इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, एक नया स्पीशीज बनता है, एप से ह्यूमंस, नया स्पीशीज बना। कैसे बना? ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। हमारी टेल गायब हो गई, जॉ का साइज जो है वो श्रिंक होते गया, ब्रेन जो है वो डेवलप होते गया। स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस थे, सेवरल जनरेशंस तक हुए, है ना? और सरवाइव कौन किया? जो फिट थे, ऑफ कोर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, एंड दैट्स कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखोगे 1 मार्क के लिए। अब तक तो नहीं पूछा गया। ठीक है, फिर ये इवोल्यूशन में से अब तक तो कोई सवाल पूछा नहीं गया, लेकिन इसको कैसे याद रख सकते हो? एक फ्लो चार्ट बनाओ कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ वॉज नॉट एग्जिस्टेंट। उसके बाद में क्या है? सिंपल एलिमेंट्स। सिंपल एलिमेंट्स के बाद क्या है? सिंपल कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके मिक्सचर से क्या हुआ? इनके मिक्सचर से बना फिर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने। ठीक है, इनके मिक्सचर से नहीं, पहले सिंपल एलिमेंट्स, फिर सिंपल कंपाउंड्स, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, एंड प्रोटीन्स। फिर इसके मिक्सचर से बना फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, है ना, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। फिर इन सेल्स ने क्या किया? दे स्टार्टेड टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स,
दे स्टार्टेड प्रोलिफरेटिंग, नंबर्स बढ़ने लगे, फिर जो फिट थे वो सर्वाइव हुए, अडेप्ट हुए, इवॉल्व हुए, जो अनफिट थे वो पेरिश हो गए। तो धीरे धीरे यूनिसेलर, यूनिसेलर से मल्टीसेलर, मल्टीसेलर में भी सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से आज डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स है, राइट। यहाँ से कोई सवाल पूछा गया नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको बस एक ग्लैंस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चल, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। यहां से आपको आएगा मैंडेटरी क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता है यहां से। तो कई सारे एविडेंसेस है, मॉर्फोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है, कनेक्टिंग लिंक्स है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है। इन सारे एविडेंसेस में से आपको कोई भी एक एविडेंस या फिर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन और आपको जो है वो फ्लो चार्ट फिल इन करना है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पिक्चर दिया है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एविडेंस है और उसको डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। तो देखो मैं लिख देती हूँ, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पहला वाला बॉक्स है एनिमल्स वाला, ये आ सकता है आइडेंटिफाई। तो ये नहीं लिखोगे कि डॉग है, शीप है, फॉक्स है ना, ठीक है। द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, दैट इज वन थिंग। डिस्क्राइब, तो आगे डिस्क्राइब करोगे, वी सी एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज, ये तो पेटेंट रहेगा आपका, ठीक है। वी सी एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज in the structure of the nose, structure of the eye, the position of the eyes, ear pinna, distribution of hair over the body. This indicates they have a common origin, common ancestor. देखो यहाँ पे है, ठीक है, structure of the mouth, position of the eyes, ये इतने पॉइंट याद रखो। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, ये प्लांट्स वाले इमेजेस दे सकते हैं आपको, तो भी प्लांट्स का नाम नहीं बताना है। द गिवन इमेज रिप्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, we see extreme similarities in the shape of the leaf, petiole and its venation. तीन चीजें, ठीक है, दिया है ना, leaf shape, leaf venation, leaf petiole. Hence this indicates they have a common origin, common ancestor. Clear? That's all. अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम एनाटॉमिकल एविडेंसेस पे। अब एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आपको ये चारों नाम जो है वो लर्न करने हैं, क्योंकि बीच में एनाटॉमिकल एविडेंस आ सकता है और उसके चार ब्रांचेस, दो नाम दिए होंगे, दो नाम आपको पहचानने हैं, तो वो आपको सही पहचानने आने चाहिए, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे कैट की जगह ऑक्स दिया हुआ है, प्लीज चेक रिवाइज ट्रेडिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इमेज दिया विथ नेम्स दिया तो आप क्या लिखोगे, द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको डिस्क्राइब क्या करोगे, वी सी एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज, देखो सेम स्टेटमेंट, वी सी एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज in the structure of the bones and the bony joints, in the structure of the bones and the bony joints, देखो structure of bones and bony joints, this indicates they have a common origin and a common ancestor. बढ़िया है, आसान है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये हमारा फेवरेट सा डेफिनेशन 1 मार्क के लिए, ठीक है। इसके अलावा गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, 2 एग्जाम्पल्स ऐसे भी पूछ सकते हैं, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच आर यूजफुल इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स बट वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे भाई आप टेल बोन लिख सकते हो, वेस्टिजियल इन ह्यूमंस बट यूजफुल इन एप्स, सॉरी यूजफुल इन मंकीज, एप्स में टेल नहीं होती है, ठीक है, मेरी तरह गलती मत करना। यूजलेस इन ह्यूमंस, यूजफुल इन मंकीज। देन अपेंडिक्स, यूजलेस इन ह्यूमंस बट यूजफुल इन रूमिनेंट्स, कैटल्स नहीं लिखोगे, रूमिनेंट्स लिखोगे, जो बुक में है वही लिखोगे। टेलबोन को भी कॉसिक्स लिखोगे, जब साइंटिफिक नेम दिया है तो वहाँ पे कॉमन नेम नहीं लिखना। अभी हम ग्रेड 1 में नहीं, उसके आगे 0 लग चुका है, 10th में है, तो हमें उस हिसाब से मैच्योरली बिहेव करना है, ठीक है। दैट्स वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर यू। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे तो बढ़ो भाई, अरे अरे अरे, या
चलो, सो देन अब नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में आपको क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन फॉसिल्स, ठीक है, डिफाइन। तो चलो डिफाइन तो कर लिया, फिर इसके अलावा क्या आ सकता है, हाउ इज द एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइंड। तो हमें पता है कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग में क्या किया जाता है, दो चीजें, रेडियो एक्टिविटी कि C14 कितना रेडियो एक्टिव है, ज्यादा एमिशन आ रहा है तो रीसेंट फॉसिल है, कम रेडिएशन एमिट कर रहा है तो ओल्डर फॉसिल है। दूसरा, बाय मेजरिंग द रेशियो बिटवीन C14 टू C12। तो देखो C14 टू C12 अक्सर ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक मतलब अभी तुमको तो ऐसे टिपिकल फिल इन द ब्लैंक है नहीं, ठीक है, एमसीक्यूज है या फिर पैराग्राफ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछा जा सकता है, ये याद रखना। C14 टू C12 लिखोगे, C12 टू C14 नहीं, ये याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उप्स बनता है, कहाँ गया, आई एम सो सॉरी, या ठीक है। तो और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमें ये क्वेश्चन बनता है कि भाई विलर्ड लिबी ने क्या किया था। तो ये वाले बॉक्स पे आ जाओ, कार्बन डेटिंग किसने ढूंढ निकाला, तो कार्बन डेटिंग ढूंढ निकाला था विलार्ड लिबी ने, ठीक है, ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये डायग्राम दे सकते हैं, बोलेंगे आइडेंटिफाई करो। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को भी ना रीनेम किया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल्स एंड फॉसिल्स को कुछ तो रीनेम किया गया है, ठीक है। आप लेटेस्ट एडिशन ऑफ टेक्स्ट बुक देखो और वही सही नाम लिखोगे। अब यहाँ पे एराज का नाम पूछ सकते हैं, तो पुराना वाला पैलियोजोइक, मिडल वाला मीसोजोइक, रीसेंट वाला सीनोजोइक। पुराना वाला पैलियोजोइक, मिडल वाला मीसोजोइक, रीसेंट वाला सीनोजोइक। परफेक्ट, ग्रेट। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि कौन से एरा में कौन से फॉसिल्स थे। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे ये वाला हट गया है, रेप्टाइल्स यहाँ पे हट गया है। तो इन परम, याद रखना इन परम, तो पैलियोजोइक में इनवर्टिब्रेट्स है और पा है, इनवर्टिब्रेट्स, स्पाइसेस, एम्फीबियंस। मीसोजोइक में आर, दैट इज रेप्टाइल्स, ठीक है, जुरासिक एरा, यहाँ पे देखो डायनासोर भी दिखा है, एंड एव्स एंड मैमल्स इन द सीनोजोइक एरा, ठीक है। तो इन परम ऐसे करके आपको याद रखना है। व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस डायग्राम, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फॉसिल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम deeper stratas of the earth or in the from the lower ground levels indicate that they are the older fossils, ठीक है। from the superficial layers they are the recent fossils, आप बता सकते हो, क्लियर, ग्रेट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग लिंक। कोई भी इमेज देंगे और बोलेंगे पहचान कौन, आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, ठीक है। द गिवन ऑर्गेनिज्म इज डकविल्ट, प्लैटिपस या फिर लंगफिश या फिर पेरिपेटस। फिर बताना है व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज दिस, इट इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज कनेक्टिंग लिंक। हाउ, तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कौन से दो फाइला या फिर कौन से दो ग्रुप्स। तो बच्चों डकबिल्ड प्लैटिपस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, मैमेलिया एंड रेप्टिलिया। क्यों, इट हैज मैमरी ग्लैंड्स लाइक mammals, it has hair on the body like mammals, however it lays eggs like reptiles, hence it is a connecting link between mammals and reptiles। तो आपको ये complete the correlation के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक पढ़ना, जरूर अच्छे से पढ़ना। प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स देख लो, 2 साल तो रिपीट हुआ है अलग अलग ऑफ कोर्स ऑर्गेनिजम्स, बट यस आता है यहाँ से सवाल। अब आते हैं आगे, अब पूछा जाता है ये डायग्राम क्या है, एम्ब्रियोज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट्स लिखोगे, ठीक है, एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। या तो कोई गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब व्हाट कैन यू इन्फर, इट इज एन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब कैसे लिखोगे, वी सी एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज in the initial stages of development of all the embryos. This similarity is go on decreasing in the further stages. As the embryo showed extreme similarity, this indicates they all have a common origin, a common ancestor. Clear? ठीक है, तो देखो हमने 6th एविडेंस भी कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों,
तो यहाँ पे डार्विन्स थ्योरी आता है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे बुक का नाम पढ़ लेना, एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये 3 ड्रॉबैक्स, बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। एक कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली रीजन फॉर इवोल्यूशन, म्यूटेशन भी तो है भाई। सेकेंड, ही कुड नॉट एक्सप्लेन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। थर्ड, कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस, ठीक है, अचानक में भयानक हुए चेंजेस जो है वो उसको एक्सप्लेन कर पाया नहीं, ठीक है। देन इसके अलावा क्या है, तो बच्चों लामार्क का थ्योरी डिसअप्रूव क्यों हुआ था, ठीक है। अभी प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आ सकता है। देन आगे जैसे कि मैंने कहा कि क्या रिजेक्ट हुआ था, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। मतलब आज मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो मेरा जब बच्चा पैदा होगा तो डे 1 ही क्लास 10 के लिए सेशंस नहीं लेगा, नॉट पॉसिबल। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, और इसीलिए ये थ्योरी जो है वो डिसअप्रूव हुई थी, है ना। सो दैट्स लामार्किज्म। अब तक बोर्ड्स में यहाँ से कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, स्पीसिएशन का डेफिनेशन, ठीक है। या तो स्पीशीज का डेफिनेशन, स्पीसिएशन का डेफिनेशन, तो यहाँ से डेफिनेशंस याद रखना, ठीक है। रीजन क्या है, 2, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो ये 2 चीजें, ठीक है। देखो, ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दीज आर द 2 रीजंस फॉर स्पीसिएशन। ह्यूमन इवोल्यूशन से अब तक कोई सवाल आया नहीं है, ये टाइमलाइन याद रख लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से आपको आया ही आया तो ऑब्जेक्टिव्स आएगा, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ये जो सारे नाम है, ठीक है, ये सब याद रख लेना। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से और कुछ पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो देखो, ईयर्स है 20 लाख ईयर्स अगो, स्किल्ड ह्यूमंस आए थे 15 लाख ईयर्स अगो, मैन विद एन इरेक्ट पोस्चर आया था, ठीक है। तो ये जो सारे नाम है ये आप याद रखना। अब तक एक बार भी ह्यूमन इवोल्यूशन में से कोई भी सवाल आया नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, PYQ है, आ चुका है बोर्ड्स में, ठीक है। देन और कौन सा टेक्सचुअल क्वेश्चन है जिसको ध्यान दो, जिसको इग्नोर मारो, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये तो ओम इग्नोराय नमः, ठीक है, इसका हमारे टेक्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन तो पूछा लेकिन इन टेक्स्ट कोई रिलेशन नहीं है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डायरेक्टली अभी आती हूँ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलो मैं PPT स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो, मैंने जैसे कहा 2019 में ये क्वेश्चन आया था, कंप्लीट द फ्लो चार्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। 6 में से आप कोई भी लिख दो, तो लिख दो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पूरा लिखो, एविडेंस भी लिखो, कोई स्कोप मत देना टीचर को कि आपका स्कोर्स डिडक्ट करें, ठीक है। देन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। इसके अलावा आप एम्ब्रियोलॉजिकल भी लिख सकते हो। अभी उन्होंने 4 पूछे तो 4 ही लिखना, उसके ऊपर शाणा बन के 5वां लिखना नहीं है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल है, फिर इसके बाद में और क्या बचता है हमारा, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल हो गया, वेस्टिजियल हो गया, कनेक्टिंग हो गया, पैलेंटोलॉजिकल, ठीक है, ग्रेट। अब नेक्स्ट ये देखो, सेंट्रल डॉगमा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय द DNA विद द हेल्प ऑफ RNA इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा, ये है 1 मार्क। दूसरा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, mRNA synthesized as per the sequence of nucleotides present on the DNA. The sequence of nucleotides present on the mRNA is always complementary to the DNA strand. For this purpose, only one strand of DNA is used. This is called transcription, right? है ना? So that's definition. 1 mark again. छोटा भी लिख सकते हो आपके नोट्स में जो होगा, क्योंकि मैंने ये 2-3 लाइन्स में बता दिया. And then what is meant by triplet codon?
mRNA formed in the nucleus comes out into the cytoplasm and brings a coded message. The message codes for amino acid. Each amino acid is made up of 3 nucleotides. Hence it's called as triplet codon. Again, ये टेक्सचुअल वर्ड्स है, एज इट इज आप इसको क्रिस्प शॉर्ट प्रिसाइज करके लिख सकते हो. ये भी है 1 मार्क. तो ये पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में. ठीक है, बढ़िया. तो बच्चों आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब. अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये सेशंस देखने के लिए काफ़ी यूजफुल है. ठीक है. फिर आया था 2020 में एक MCQ, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू मैसेंजर RNA. तो देखो अगेन सेंट्रल डॉगमा पे क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन है ना. DNA टू mRNA ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से tRNA ट्रांसलेशन, फिर बॉन्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स ट्रांसलोकेशन. ठीक है, ग्रेट. तो ये 1 मार्क के लिए. देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस. तो we see extreme similarities in the structure of the bones and the bony joints. Thus we can say that all these organisms have a common origin and a common ancestor. तो सब लिख दो. Bats patagium, whales flipper, four leg of ox या cat जो भी आपके बुक में है. ठीक है, ये चारों नाम लिख दो एंड देन यू मूव हेड. देखो एग्जाम्पल्स पूछा है. अब जब एग्जाम्पल पूछा है तो आपको ये 4 नाम लर्न होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ग्रेट. कंप्लीट द कोरिलेशन. देखो मैंने आपको कहा था कोरिलेशन. विजडम टीथ, वेस्टिजियल ऑर्गन, लंग फिश, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक, राइट. देन यहाँ पे अगेन एनाटॉमिकल एविडेंसेस पे क्वेश्चन आया है. ठीक है, अब देखो ह्यूमन हैंड, पटेजियम ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ वेल. ठीक है, 4 लेग ऑफ कैट या ऑक्स जो भी है आपके बुक में. प्लीज लेटेस्ट एडिशन फॉलो करना. ठीक है, ग्रेट. अब आगे राइट द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, तो क्या है, 3 चीजें हैं. 1, he could not explain slow and abrupt changes. He could not explain the reason for useful and useless modifications. Third, natural selection is not the only reason responsible for evolution. है ना. ये 3 objections है. ओके, ग्रेट. आगे देखो सारे के सारे एविडेंसेस पूछे गए हैं. अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पे दिया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस और यहाँ पे दिया सिमिलैरिटीज इन द बोन स्ट्रक्चर. इट मीन्स ये बात कर रहे हैं अबाउट द एनाटॉमिकल एविडेंसेस की. ठीक है, तो अब तुमको रिमेनिंग लिखना है, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जैसे कि कनेक्टिंग लिंक्स है. देखो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे ये सब लिखा था. ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है. तो ये सारे ऑल द 6 एविडेंसेस यू नीड टू मेंशन. ठीक है, और यहाँ पे एंड होता है हमारा ये फर्स्ट सेशन जहाँ पे मैंने कवर किया फर्स्ट चैप्टर. वेरी सून वी विल मीट अगेन विद द सेकेंड चैप्टर. सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आपको और कौन से टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए, किसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी मुझे बताना. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स मीट सून. टिल देन अल्लाह हाफिज, मिलो वापस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.